बताना चाहता हूँ कि मैं माफियाज का लफ्ज़ जो ना मैं उसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करता। सारे बिजनेसमैन जो भी काम कर रहा है इस मुल्क में मेहनत कर रहा है, हम समझते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है। माफियाज का लफ्ज़ गलत है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि इस गवर्नमेंट को हम ज़रूर इस चीज़ को बावर करना चाहते हैं कि अगर आपने इस मुल्क को लेकर चलना है तो जो एपेक्स बॉडी है, एपेक्स बॉडी के बगैर कोई दुनिया में नहीं होता कि उसके बगैर अपना पॉलिसीज़ को बनाया जाए। हमें हर सूरत इसमें पॉलिसी में शामिल करें। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी मेन वजह हमारे जो उसमें उसकी मेन वजह भी यही है कि एपेक्स बॉडी को उन्होंने एड्रेस नहीं किया, साल लेके नहीं चले, जिसकी वजह से मुशावरत नहीं हो, जिसकी वजह से आज हम इस बंद गली में पहुँचे हैं। अगर हमारे साथ रब्ता किया गया होता तो हम समझते हैं कि हम गवर्नमेंट को अच्छा रास्ता दिखाएं। इस मुल्क के लिए बेहतरी के लिए हम काम करना चाहते हैं, कर रहे हैं, और वही चीज़ हम इसको आगे लेके जाना चाहते हैं। इसी चीज़ को हम करना चाहते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट हमें नहीं करना चाहती या नहीं लाना चाहती फॉर सम रीज़न, मुझे नहीं पता इसकी में क्या रीज़न है, तो मैं समझता हूँ कि हम अपनी आवाज़ को बुलंद करते जाएंगे। बिज़नेस कम्युनिटी की जो आवाज़ है इसको आपके इनके ईवानों तक गुंजाएंगे और फिर हम और इंशाल्लाह सख्ती के साथ बात करें। देखिए, जो चीज़ें भी हैं इसमें मैं किसी गवर्नमेंट को नहीं कहता। पिछले 20-30 साल से ये पॉलिसी चल रही है जिसकी वजह से हम इस कंडीशन में पहुँचे हैं। मैं किसी एक गवर्नमेंट के ऊपर नहीं करता, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त अफरात ज़र का और ये इन्फ्लेशन का एक तूफ़ान आया, इसमें गवर्नमेंट को हम ज़रूर इसमें ब्लेम करेंगे। गवर्नमेंट को चाहिए था कि मुशावरत करें ताकि हम इस हालत तक ना पहुँचते और हम उससे बचे रहते। इरफान साहब, जैसे कि देखा जाए ये गवर्नमेंट आई 10 महीने गुजर गए हैं, 180 से डॉलर 280 चला जाता है, आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाती है, ख़ाम माल नहीं निकल रहा है, अभी भी ख़ाम माल पोर्ट पे फंसे हुए हैं। डैमेज और डिटेंशन के ऊपर जब हमने खबरें चलाई तो वफाकी वज़ीर बैरी उमूर ने ऐलान किया कि हम चार्जेस माफ़ कर रहे हैं, कोई उसका नोटिफिकेशन नहीं आता है, सब बैठे रहते हैं यहाँ पे। तमाम फेडरेशन हाउस के सदूर, इनसे भी मैंने किया, आपके साथ भी वो किया कि 6 ख़त लिखे आपने वज़ीर ख़जाना से मसाइल के ऊपर, लेकिन उन्होंने मुलाकात का वक्त नहीं दिया। अब जो सूरत हाल है, मईशत जो कह रहे हैं, नासिरयात आप लोगों ने कहा ICU नहीं CCU सब में वो गुजर गई है। अब जो सूरत हाल ये है कि इसको एक ड्रिप लगानी है, वो ड्रिप कौन लगाएगा, इसका क्या कहेंगे? जो सूरत हाल है वो तो कहीं से बेहतर होती हुई दिखाई नहीं दे रही। देखिए, पहली बात तो मैं ये समझता हूँ कि कुछ अनफॉर्चुनेटली कुछ अरसा से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम जो है ना ज़्यादा हो गई है, मईशत की प्रॉब्लम हो गई है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी बहुत ज़रूरी है ताकि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकें और उसको लेके एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आए जो चीज़ों को लेके चले और चीज़ें आगे बेहतरी की तरफ बढ़ें। हम ये समझते हैं कि बिज़नेस कम्युनिटी ख़ास तौर पे ये चाहती है कि पाकिस्तान आगे बढ़े और आगे उसका फ्यूचर बेहतर हो। हम इसके लिए अपना काम, अपनी आवाज़ हम उठाते रहेंगे, हमने नहीं पीछे हटना और हम इसमें अपना किरदार अदा करते रहेंगे। भाई जो भी हमने देखिए, हम तो जो भी गवर्नमेंट होगी ना, जो भी गवर्नमेंट होगी, करंट गवर्नमेंट होगी, हम तो उससे बात करेंगे। करंट गवर्नमेंट के लिए मैं तो बता रहा हूँ, ये पिछले 30 साल से चल रहा है। हम किसी के ऊपर मौजूद इल्ज़ाम नहीं डालते। 30 साल से चल रहा है। हम जो बात करेंगे करंट गवर्नमेंट के साथ करेंगे और करंट गवर्नमेंट के साथ ही अपने मसाइल को हल कराएंगे। ये करंट गवर्नमेंट मौजूदा ही हुई ना भाई। मैं आपकी बात का ऐसा जवाब देता हूँ, मैं डाल रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि 1 साल से जो मसला चल रहा है जिसकी वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं, लेकिन ये सारा ब्लेम जो है ना, ये हम एक पे नहीं डाल सकते। हम बाकी सारी जो गवर्नमेंट उनको भी डालना चाहते हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो भी काम हमने करवाना है करंट गवर्नमेंट से करवाना है, करंट गवर्नमेंट से ही बात करनी है और मौजूदा गवर्नमेंट को ही हम बता रहे हैं कि जो हालात आपने कर दिए हैं या हो रहे हैं, ये बिल्कुल पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ठीक नहीं है। और बिजनेस कम्युनिटी बागे दखल ये कहना चाहती है कि ये बहुत बैड गवर्नेंस चल रही है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे पहुँचे हैं। मैं जवाब देता हूँ सर, मैं एक जवाब दे दूँ पहले 1 मिनट। देखिए, जो लास्ट 30 साल थे ना, उसमें यही थे जो आज बैठे हैं, तो 100% ये जिम्मेदार हैं। खुल के कहें ना सर। खुल के और कैसे कहूँ? प्रेसिडेंट साहब तो नहीं कह रहे थे ना यार, आप मेरी बात मुझसे करें, उनकी बात मुझसे करें। ओके अब डिफरेंस मैं बात कंप्लीट कर लूँ। 30 साल में यही लोग बैठे थे और जो इसहाक डार का जो रवैया था, वो लास्ट जो गवर्नमेंट थी उसमें भी किसी से नहीं मिलते थे।
और इसकी वजह से मुल्क डूबा है कि आप देखें, बातचीत नहीं करोगे तो काम ख़राब होगा। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। यहाँ 25 मिलियन टन कोयला इंपोर्ट होता था। 1.5 साल से पैसे नहीं है। 1.5 साल पहले जब यूक्रेन की वॉर शुरू हुई, 1 साल पहले, उससे पहले से सारा कोयला जो ख़रीदना शुरू कर दिया यूरोपियंस ने। कोयला हो गया $80 से 450, तो यहाँ इंपोर्ट ही नहीं हुई। आज 1.5 साल में हमारे यहाँ 25 मिलियन टन की इंपोर्ट बंद है। कुछ वहाँ से अफ़गानिस्तान से आता है, बाकी लोकल कोयले से ये ब्लेंड करके इसको चला रहे हैं। और देयर हैज़ बीन नो इम्पोर्ट ऑफ कोल कम से कम 14 महीने से जो थोड़ा बहुत माल जो है अफ़गानिस्तान से आता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो मसला है वो ये है कि आप 25 मिलियन टन जो इंपोर्ट क्यों कर रहे थे आप, जब आपका लोकल कोयले से चलता है। अब वो प्लांट लगाए क्यों गए जिसमें इंपोर्ट का कोल है। अब देखें इनको करना क्या चाहिए। करना ये चाहिए कि जितने फर्टिलाइज़र प्लांट हैं उनको बोलें जी आप खोलें, इसको थर पे ले जाएं जहाँ 4 रुपए के। आप इंपोर्ट करके LNG सब्सिडाइज करके दे के लोगों पर उसका बोझ डाल के मुल्क चलाएंगे तो ये नहीं चल सकता है। आप यहाँ मिनरल रॉ मटेरियल अगर दुनिया में रेट है $300 या $500, यहाँ $100 में एक्सपोर्ट हो रहा है। आप बंद कर दें। जिसको $100 का रॉ मटेरियल मिल रहा है 500 या $700 की जगह, वो खुद आएगा इधर लगाने प्लांट। आप हर चीज़ लुटाने पे लगे हुए हैं। अगर आप लुटाने पे लगे हुए हैं तो लुटाएं। ये जो बिजली का बोझ, गैस का बोझ, ये सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं। ये जो 10 लोग या 5 लोग मिले, इनका तो हर गवर्नमेंट में यस है, इनका काम रुकना नहीं है, इसलिए इनको डिस्कस करना ही बेकार है। ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ना कि जो एपेक्स बॉडी है, जो लोग हैं जिनके पास मसले हैं, यहाँ एक फ़ोन आता है ये मसला है, एक आता है ये मसला है, उनको किसका फ़ोन आता है, उनका किससे वास्ता है। यही इमरान खान की गवर्नमेंट में प्रॉब्लम था, यही प्रॉब्लम यहाँ है। ये सिस्टम गलत है। मैं प्रेसिडेंट था लास्ट ईयर, हमारी खूब लड़ाई होती थी। वो रज़ाक दाऊद साहब और असद उमर नहीं आप, वो हमेशा रुकावट डालते थे मुलाकात करने में, उनका तरीक़ाकार यही है। तो ये सारे जो लोग हुकूमत में बैठे होते हैं ना, ये इन्हीं 10 लोगों के होते हैं। चाहे कुछ भी हो, मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाए ना हो, कुछ भी हो, वो उसी तरह चल रहा है। इसको ठीक करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको अगर 1 बिलियन नहीं दे रहा तो आप ये बताएं ना, आप ये बताएं कि मुल्क को अपने पैसों से कैसे चलाया जाए, वो उस पर बात होनी चाहिए ना। हर रोज़ बात हो रही है या इमरान खान के पीछे लगे हुए हैं या IMF के पीछे लगे हुए हैं। भाई आप यहाँ सॉल्यूशन बताएं ना। कोयले का मैंने बता दिया आपको, 25 मिलियन टन इंपोर्ट ज़ीरो हो गई। अभी मैं कल इनको बता रहा था कि ये काशिफ लोगों को कि एक मेरा दोस्त है, उसकी ज़मीनें हैं, छोटा ज़मींदार है, कहता है अफ़गानी पैसे लेके बैठे हैं, जैसे गंदम उतरे हमको दे दो। तो मिसमैनेजमेंट तो इनकी है, पूरा मुल्क तबाह कर दिया। मिलना किसी से है नहीं। 5 दफ़ा में टाइम दिया है प्राइम मिनिस्टर ने। कल टाइम दिया था, मैंने इनको क्या बोला था कि नहीं होगी मीटिंग, यही बोला था आपको। इसाक डार साहब हैं, उनका पता नहीं दुनिया में किससे मिलते हैं, क्या करते हैं। जब आप किसी से बात ही नहीं करते हैं तो क्या चलेगा। तो ये मीडिया को भी ये चाहिए कि सिर्फ हमारी जान ना खाए, उनकी भी थोड़ी जान खाए। अच्छा सर, थोड़ी सी और जान खा लेते हैं। मैं एक आपकी सवाल बात का कर- जवाब दे दें नहीं, मैं आपको देता हूँ सर। सवाल का बताएं, जवाब जी दें बताएं। कि जहां आप शिकवे शिकायत हुकूमत से कर रहे हैं, वहीं अस्करी क़यादत ने भी कुछ बिजनेस कम्युनिटी को बुलाया था, कुछ उनके रहनुमाओं को बुलाया था। क्या FPCCI की उसमें नुमाइंदगी थी, और अगर थी तो क्या बात हुई। तो आपको गवर्नमेंट की कोई बात तो समझ में नहीं आ रही, तो शायद उनकी यकीन दहानी काम कर जाए, या ना बुलाने पर ये चीखो पुकार है कायदे नहीं, की। वो मैं आपको बताता हूँ कि उसमें हम नहीं थे उस वफद में। और जो इंशाल्लाह हमें जो खबर मिली है वो ये है कि हमें बुला रहे हैं वो, और मोस्ट प्रॉब्ली इस वीक में या नेक्स्ट वीक में बुला रहे हैं। वो जो भी अपना क़यादत होगी जी, जो भी क़यादत होगी उसके साथ होगी। मैं एक चीज़ आपको बताना, मैं थोड़े से क्वेश्चन देने से पहले मैं आपको थोड़ी सी एक हम देना चाहते हैं, प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, क्योंकि दो चीज़ें जो है ना आप मेरी बात सुनें, आप क्यों किसी बात कर रहे हैं। अच्छा इरफान साहब ये मैं भी बता सर दें- एक बात, सॉरी मेरी बात इरफान हम साहब- एक प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, उसके बाद सवाल लेते हैं आपसे। इरफान साहब ये बता दें कि आपने प्राइवेट फोर्स बनाने का ऐलान किया था। जी। एडिशनल IG ने कहा है कि प्राइवेट फोर्स बनाने की कानून में मुमानियत है। अगर फेडरेशन बिजनेस कम्युनिटी ने प्राइवेट फोर्स बनाई तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, शिकंजे में लेंगे।
इस हवाले से क्या कहते हैं? देखिए जी, प्राइवेट फोर्स का मतलब ये नहीं कि मैंने जाके हमले शुरू कर देने हैं और मैंने जाके वहाँ पे कब्जे करने शुरू कर देने हैं। आप अपना, मैं प्राइवेट फोर्स कह रहा हूँ कि हम लोगों से भी कह रहे हैं, अपना कह रहे हैं, अपनी हिफाजत के लिए हम एक फ़ोर्स बनाएंगे और वो भी जो आएगा फिर हम भी देखेंगे। भाई देखिए, विद लीगल फ्रेम होगा, हम ऐसा उसके बगैर हम नहीं करेंगे। असल में उन्होंने करेंगे जरूर प्रेजेंटेशन के लिए। मैं एक सेकंड, असल में उन्होंने कहा हमारे पास नफरी नहीं है, तो हमने कहा नफरी हम दे देते हैं, आपके साथ मिलके बना लेते हैं प्राइवेट। उनसे बात हुई थी, हमने कहा भाई आप तो कहते हैं नफरी नहीं है हमारे पास, हमसे मिलके नफरी बना लें आप, ये बात है। देखिए जी, हम तो चाहते हैं कि कोई भी इदारा में बुलाएगा हम जाएंगे। ये देखिए, ये जो बात करते हैं ना, नहीं अब सॉरी, मैं आपको बता रहा हूँ, जो अदारा भी हमें बुलाएगा हम जाएंगे इंशाल्लाह। मैं बिल्कुल नहीं मुकरा, इंशाल्लाह इस हफ्ते या अगले हफ्ते हमारी मुलाकात हो रही है। अस्करी अदारों पे जाएंगे हम इंशाल्लाह, उनके साथ मीटिंग हमारी होगी। हमने कोई मसला नहीं है, हमने हर अदारे से मिलना है, हमने अस्करी से मिलना है, गवर्नमेंट से भी मिलना है, जो अदारा हम उससे मिलेंगे इंशाल्लाह। हम तो इस मुल्क की बेहतरी का काम करना चाहते हैं। मैं एक प्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ। सर एक सवाल ले लें, आखिरी सवाल ले लें। ये आप बेशक मिले, लेकिन मेरा आखिरी सवाल, आई एम सॉरी। तो आपने अभी ये कहा कि सबसे मिलने के लिए तैयार है, लेकिन होगा ये कि हुकूमत चेंज होगी, फिर से आप ज़ीरो पे आ जाएंगे ना। एंड इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि सब बात कर रहे हैं कि हमें बैठना चाहिए, हल भी तक मोर और लेस यही है जो आपने बताएं। लेकिन क्या आपकी एपेक्स बॉडी जो है ये कॉल देती है कि सारी सियासी जमातों को आप मिलाने के लिए तैयार हैं, उनको आप दें ना अपने प्लेटफॉर्म से आवाज़ के आए बैठ। ये आपकी बात बड़ी अच्छी है। वैसे हम इसके ऊपर ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं। हम जो तो अभी है ना सर, जो हम इकोनॉमिक प्लान 3 पाकिस्तान महीने का में बना आ रहे जाएगी हैं, पॉलिसी। हम उन सब में सारी पॉलिटिकल पार्टीज को यहाँ पे अपने पास बुला रहे हैं और सबके साथ अलग-अलग मीटिंग करेंगे। इकट्ठे नहीं आना चाहते, हम अलग-अलग करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के लिए कोई ना कुछ हम काम कर जाएं जो पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए बेहतर हो। मसूद भाई बहुत शुक्रिया। आपको याद होगा 2 साल पहले इसी हॉल में आपने मेरे को बोला था कि यार खाली बातें होती हैं, काम नहीं होता, और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि काम शुरू होगा। और ये देखें, ये 8 डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में जो ऑलरेडी प्रिंटेड हैं, और ये वेबसाइट में अवेलेबल है FPCCI के। पॉलिसी रिसर्च बोर्ड जो हमने बनाया है, आप लोगों को मैं दावत दूंगा कि मेरे साथ चलें, मैं आपको विज़िट कराऊंगा बेसमेंट में, और वहाँ पे किस नौयत का काम हो रहा है। देखें, ये सब काम ओवरनाइट, हमें तो राइट आदमी ढूंढने में इतना टाइम लग गया, और ये काम ये आज के प्रिंटेड नहीं है, ये 1 साल पहले और 6 महीने पहले, अगर आप लोगों को याद होगा, गवर्नर हाउस में हमने 4-5 डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए थे। और आज का जो मकसद है, देर आर ओनली 2 डॉक्यूमेंट्स जो कि हम समझते हैं कि बहुत ज़्यादा वक्त के मुनासबत से इम्पॉर्टेंट है। एक एनर्जी के ऊपर है और दूसरा IMF के ऊपर है। तो उसका मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी हम लोग डॉक्टर उसामा से प्रेजेंटेशन सुन लें। 2 मिनट दे दें मुझे, सिर्फ 2 मिनट दे दें। और आप किस गवर्नमेंट की बात करें? इमरान खान की गवर्नमेंट की करते हैं। IMF तो 1970 से जब आया, हर गवर्नमेंट के साथ उसने बुरा हाल किया, हर शराइत उसकी बुरी थी। मैं तो IMF के टोटली अगेंस्ट हूँ। मैं तो सीधी बात करता हूँ कि IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए डिजास्टर है। पूरी दुनिया में आज तक कोई कामयाब नहीं हो सका। हमें इससे निकलना है और हमने इससे निकलना है हर सूरत। मेरा ये जवाब है आपके लिए। अच्छा, कोई भी गवर्नमेंट हो। और जी सर, मैं आप अगर मुझे थोड़ा सा 3 मिनट सुन लें गौर से। पाकिस्तान का प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज आवर प्रॉब्लम एक्चुअली? बैलेंस ऑफ पेमेंट नंबर 1। नंबर 2, मैनेजमेंट इश्यूज हैं इस मुल्क में, ठीक है ना। हम लोगों के जो गवर्नमेंट में अनफॉर्चुनेटली जो लोग आते हैं, they are not good managers, they cannot manage the country well, and that is why we are here where we are today. ये तो इसमें कोई 2 राय नहीं है, चाहे वो पिछली गवर्नमेंट हो या करंट गवर्नमेंट हो, everybody has failed and they have failed this country. Now let's understand what is the problem. Problem is 10 से 12 बिलियन डॉलर का गैप है। अब मुझे ये बताएं, इस मुल्क में कौन सी गवर्नमेंट
पिछले 50 साल में आई है, जिसने काम किया है टूवर्ड्स इरेडिकेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। ये तो कोई एक दिन में हल होने वाला मसला नहीं है। इस पे लॉन्ग टर्म अप्रोच, जैसे आपने बात किया ना शॉर्ट टर्म का, शॉर्ट टर्म तो ये फायर फाइटिंग होती है कि जी IMF से पैसे मिल जाएं, थोड़ा सा चाइना से पैसे मिल जाएं, थोड़ा सा दोस्त ममालिक से पैसे मिल जाएं, उससे पाकिस्तान का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगा। पाकिस्तान का प्रॉब्लम सॉल्व होगा बाय ब्रेकिंग द 10x10 सिंड्रोम। और 10x10 सिंड्रोम क्या है पाकिस्तान का? 10 प्रोडक्ट बनाते हैं, आप टॉप 90% ऑफ दी एक्सपोर्ट लिस्ट उठाएं, 10 प्रोडक्ट है, 10 मुल्कों को भेजते हैं हम लोग। जब तक हम प्रोडक्ट्स को ऐड नहीं करेंगे, जैसे इरफान भाई ने अभी बताया कि मिनरल्स टू केमिकल्स, पाकिस्तान के पास 92 मिनरल है, उसमें से 52 के करीब की हम लोग माइनिंग करते हैं। और आपको पता है कि वैल्यू एडिशन कितने मिनरल्स की होती है इस मुल्क में? एक, जिप्सम से सीमेंट बनाते हैं बस, उसके अलावा 0। इसमें गवर्नमेंट का कसूर नहीं है, इसमें मेरा कसूर है, हम सब का कसूर है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइवेट सेक्टर की है कि हम लोग R&D पे काम करें, हम लोग अपने कम्युनिटी के लोगों को एडवाइस करें कि उन्होंने क्या काम करना है। तो सारा कसूर गवर्नमेंट का नहीं है, हम लोग भी तो कसूरवार हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है और कोई शर्माना नहीं चाहिए बोलते हुए। बट इसका ये मतलब नहीं है कि एक कसूर हो गया तो हम लोग रोते रहे, नहीं, वी शुड लुक एट द पॉजिटिव साइड। और अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में बड़ा काम हो रहा है इस वक्त, ये आपके बिल्डिंग में काम हो रहा है, आप मेरे साथ चलें, मैं आपको दिखाऊंगा। हम लोग नए नए प्रोडक्ट्स बनाने के लिए पाकिस्तान की पहली 2 इंडस्ट्री 2023 में ऑन बोर्ड होगी जो मिनरल से केमिकल बनाएगी। ये पहली दफ़ा हुआ है और इस टीम ने किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तो 2 हैं, लेकिन अगर आप देखें कि अगर आप 50 मिनरल को वैल्यू एडेड केमिकल में कन्वर्ट कर दें तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। तो सॉल्यूशंस आर नेवर शॉर्ट टर्म, इट इज़ ऑलवेज लॉन्ग टर्म। नहीं, इसमें एक शुक्रिया। मेन चीज़ जो ना आपको बता रहा हूँ कि रेमिटेंस, इसमें सबसे शॉर्टेस्ट जो अपना फास्टेस्ट वे है कि हम अपनी रेमिटेंस को बेहतर कर लें, और उसमें कोई मसला नहीं है। हमने सिर्फ ये क्या करना है कि 24/7 हमने सर्विस देनी है, विदाउट चार्जेस हमने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को ये सहूलत देनी है। इंशाल्लाह ये आपकी रेमिटेंस बढ़ के 50 बिलियन तक जा सकती हैं। हमने सिर्फ इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है। मैं नाउ रिक्वेस्ट मिस्टर उसामा फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी एंड IMF। और फिर क्रेडिट हासिल करने में आसानियाँ, ताकि एग्री टेक बिज़नेस के ज़रिए फार्म से मार्केट तक का इंफ्रास्ट्रक्चर कायम हो, किसान का बिजनेस सेक्टर, रिटेलर और कंज्यूमर से मुख्तलिफ ज़रूरी पैदावार के लिए बशमूल हार्टिकल्चर रब्ता हो। ग्राउंड वाटर के इस्तेमाल के लिए भी कोई पॉलिसी बनानी पड़ेगी, क्योंकि वो पॉलिसी भी हमारे पास कोई किसी किस्म की नहीं है। फिर हमें एग्रीकल्चर बड़े बड़े स्टोर्स बनाने पड़ेंगे इन मोटरवेज़ पे, जहाँ पे आपको हर किस्म का सीड भी अवेलेबल हो, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है सीड्स में बहुत मिलावटें हैं और बहुत उसमें अडल्ट्रेशन है, उसका भी एक तो कंट्रोल हो सकेगा। फिर हर किस्म का एग्रीकल्चर, जो छोटा फार्मर है अपना सामान वहाँ ला के बेचे, इसी तरह सारी चीज़ें वहाँ पे एक पूरा बड़े बड़े बनाए जाएँ जैसे कि अमेरिका में है। तो हमें उसके ऊपर भी जाना चाहिए ताकि हम इस चीज़ को आसानी के साथ हल कर सकें। फिर हमारा IMF का प्रोग्राम, जो मैं आपको पहले भी कहा था, IMF के ऊपर हमने पूरी इसके ऊपर वर्किंग कर ली है। आज 9th रिव्यू को भी गुजरे 4 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई किसी किस्म का पॉजिटिव जवाब गवर्नमेंट हमें नहीं दे रही या ना हमें IMF से मिल रहा है। फंड्स के इजरा से पहले शराइत, टैक्स में इजाफा, शराय सूद में इजाफा, मार्केट बेस एक्सचेंज रेट में इजाफा, सिर्फ अफराद-ए-ज़र में इजाफा और पाकिस्तान की डेट पोजीशन को मज़ीद ख़राब कर गया है। पॉलिसी रेट में 20% इजाफा के बावजूद इन्फ्लेशन 23.8% बढ़कर 31.5% पर चला गया है और फूड इन्फ्लेशन जो है 42% को टच कर गया है। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पाकिस्तान 70 की दहाइयों से IMF के प्रोग्राम लेता रहा है, लेकिन देखा गया कि हर बार
जब भी नया प्रोग्राम आता है तो पहले से ज़्यादा सख्त पॉलिसी शराइत आती हैं और माशी तरक्की मज़ीद तनज़्ज़ुली का शिकार दिखाई देती है और मुल्क को इन प्रोग्रामों से कोई फ़ायदा हासिल होता हुआ दिखाई नहीं देता। और फिर इंपोर्ट पर इन्हिसार करती हुई पॉलिसी कारआमद नहीं हो सकती सवाए इन्फ्लेशन के इजाफा के। और मैं समझता हूँ कि हमें जब तक हम अपनी स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट नहीं करते, हमारे स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट नहीं होती, उस वक्त तक हालात ठीक नहीं होने। और फिर इसकी वजह से जो ये हो रहा है काम, तो अनएम्प्लॉयमेंट का एक तूफ़ान आया पड़ा है। हर साल 25 लाख बच्चा हमारे पास आता है नौकरी के लिए, हमारे पास उसको नौकरी देने के लिए कुछ नहीं है। फैक्ट्री हमारी बंद हो रही हैं, हर चीज़ हमारी तनज़्ज़ुली की तरफ है। हम इस मुल्क को कहाँ पे लेके जा रहे हैं और इसका आगे मुस्तकबिल क्या है? सच्ची बात बताऊँ, मैं सारी उम्र से पैट्रियोटिक रहा हूँ कि पाकिस्तान है तो हम हैं, क्योंकि आज हम जो है पाकिस्तान की वजह से हैं। लेकिन मैं अब जो देख रहा हूँ कि हमारे बच्चों का फ्यूचर हमें सही नज़र नहीं आ रहा। मैं कभी भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं फैलाता, लेकिन मैं आपके तरफ से बताना चाहता हूँ गवर्नमेंट को, खुदा के लिए क्लियर कट डायरेक्शन के साथ, क्लियर कट पॉलिसीज़ के साथ हमारे साथ मिल के फ़ैसले कीजिए ताकि हम इस बहरान से निकल सकें। अदरवाइज़ बहुत मामला मुश्किल हो जाएंगे और इस मुल्क के लिए आने वाला वक्त हमारे लिए बहुत ही बुरा होगा। हम आपको एक और तजवीज़ देना चाहते हैं कि होम ग्राउंड मॉडल के अपनाया जाए और IMF पर इंसार कम किया जाए। माशी फैसला साजी को सियासी कशमकश से दूर रखें। बरामदात में इजाफा के ज़रिए एक्सटर्नल अकाउंट को मुस्तहकम रखा जाए। और फिर ये मेरा चौथा है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI जिसकी मैंने बात की थी कि शरह सूद, कॉस्ट ऑफ बिज़नेस, हम बात करते हैं जी कि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस। ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस क्या हमने करना है? हमारा तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस इतना महंगा हो गया कि हम कम्पिटिटिव ही नहीं रहे। आपकी इलेक्ट्रिसिटी का रेट यहाँ पे 50 रुपये यूनिट है और आप मुझे बताएं कि साथ जो इंडिया है, भारत है, चाइना है, वो 8 सेंट के ऊपर है, हम तकरीबन 20 सेंट के ऊपर चले गए हैं। तो हम कैसे कम्पीट करेंगे उनको? किस तरह से उनके साथ चलेंगे? शरह सूद वहाँ पे आप देखें चाइना में 2.83 है, इंडिया में 6.3 है, बांग्लादेश में 5.8 है और हम 20% पे। हम कैसे कम्पीट करेंगे? हमारा बिजनेसमैन किस तरह से चलाएगा? इन्वेस्टमेंट कैसी होगी? इंडस्ट्री कैसे लगेगी? 20% आपका काइबोर रेट है और फिर उसके ऊपर आपका तकरीबन कोई 2.5 से 3% कमर्शियल बैंक लेगा। 23% में मुझे बताएं कौन सा कारोबार चलेगा? पहले वो बैंक के 23% उसके लिए कमाएगा, फिर अपने घर में लेके जाएगा, जो कि बहुत मुश्किल नजर आ रहा है इन हालात में। खुदारा इस चीज़ को देखा जाए। मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस, टाइम बॉन्ड सहूलियात व मराहत सरमायाकार को बहाम पहुँचाने से मुल्क में सरकार में इजाफा हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता। फंड्स को रियल स्टेट सेक्टर की बजाय सनत और ज़राअत में लाने की सख्त ज़रूरत है। SEZs का वक्त पर मुकम्मल होना और नई सनत को फ़रोग़ देना वक्त की अहम ज़रूरत है। मैं गया बांग्लादेश में, जून में गया था मैं, D8 की कॉन्फ्रेंस थी। तो बांग्लादेश ने 100 स्पेशल इकनॉमिक जोन का बनाया और उसके ऊपर 62 के ऊपर वो मुकम्मल कर गए हैं और 38 के ऊपर भी वर्किंग हो रही है। हमने 13 को अनाउंस किया था, जिसमें से बमुश्किल 6 से 7 मुकम्मल हुए हैं और बाकी 13 में से भी 6 पड़े हैं। तो हम किस तरफ लेके जा रहे हैं और दुनिया किस तरफ जा रही है, किस स्पीड से जा रही है और हम उसको कैसे कम्पीट करेंगे, ये कैसे बनेगा, ये सारा एक लम्हा फिक्री है। टैक्स की छूट, तरजीही पॉलिसी और दीगर मराहत को सरमायाकारी में इजाफा और SEZs के लिए लोकेशन के तहत मुंसलिक होना चाहिए। यहाँ पे अगर हमने वहाँ पे कौन सा इलाका था ये जो वज़ीरिस्तान के साथ हमने बनाया था स्पेशल इकनॉमिक जोन, राक्षी, वहाँ राक्षी नहीं, दूसरा एक और भी है, जिसमें हमने क्या किया कि वहाँ पे उनको जद्दू जो बनाया हमने, उसमें ये किया कि उनको कह दिया कि जी आपको इतनी छूट मिल जाएगी। अब वो करते क्या है यहाँ पे लोग के वहाँ पे लेते हैं उसके दाम पे लेते हैं और सारा प्रोडक्शन यहाँ पे आके होती है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये भी चीज़ इलाका वाइज देख के की जाए कि कोटा भी उस हिसाब से दिया जाए कि जहाँ जितनी कंजम्पशन है। आप इस तरह से पूरे पाकिस्तान को एक इक्वालिटी बेस्ड जो फील्ड हम कहते हैं वो नहीं मिलता। इनइक्वालिटी यहाँ पे फैल रही है, इस चीज़ को भी गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। मैं ये सारी बातें तो मैंने कर दी। अब हम थोड़ा सा बात करना चाहते हैं कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान इस सिलसिले में क्या कर रही है। मैं थोड़ा सा आपको अवेयर भी करना चाहता हूँ। एक चीज़ तो मैंने आपको पहले बताई
कि हमने पॉलिसी एडवाइजरी काउंसिल बनाई। अल्हम्दुलिल्लाह आज पॉलिसी एडवाइजरी काउंसिल का ये 12वीं जो हम करने जा रहे हैं प्रिंटिंग इसके रिसर्च पेपर की, ये 12 हम अपना पब्लिकेशन कर चुके हैं। 12वें पब्लिकेशन हम आपको देंगे इंशाल्लाह। तो मैं समझता हूँ कि यही काम है फेडरेशन का कि पॉलिसीज़ को मुरतब करने के लिए, प्रोसेस को ठीक करने के लिए आप गवर्नमेंट के साथ काम करते जाएं और इंशाल्लाह वो आने वाला वक्त दूर नहीं है। अगले 2-3 सालों में अगर हम इसी तरह से अपने काम को सही तरीके से अंजाम देते रहे तो इंशाल्लाह वो वक्त भी आएगा कि कोई पॉलिसी भी आपकी फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान FPCCI से पूछे बगैर नहीं बनेगी। और इंशाल्लाह हमें इसके ऊपर डिटर्मिन है कि हमने ये गोल हासिल करना है, ये अचीव करना है इस गोल को हमने। दूसरी बात मैं आपको जो बताना चाहता हूँ कि हमारी इस चीज़ को कोशिश को कर देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने हमें रिकॉग्नाइज़ किया है, अप्रिशिएट किया है। और मैं समझता हूँ कि शुक्र है कि पाकिस्तान में अब ये काम भी, अप्रिसिएशन का काम भी शुरू हुआ, क्योंकि जब आप लोगों को अप्रिशिएट करते हैं तो उनके हौसले बढ़ते हैं। हम GCC और पाकिस्तान का जो FTA हुआ है उसकी सारा कंसेप्ट पेपर, उसकी सारा रिसर्च पेपर, सारा काम, उसका सारा FTA का पूरा मुकम्मल वो हमने तैयार करके दिया है। और मैं समझता हूँ ये बारिश का इंशाल्लाह पहला खतरा होगा। इसके बाद हम इंशाल्लाह बाकी चीज़ों में भी इसी तरह से इंडल्ज करते जाएंगे। मैं अपने साथ अपनी जो टीम हमारी है रिसर्च की, हम उसमें इंशाल्लाह जो हमारा ख्याल है कि 4 PhDs हम अपना रखना चाहते हैं आने वाले वक्त में साथ। अभी हमारे पास एक है और इसी तरह से हम 4 अपने इकोनॉमिस्ट साथ रखेंगे। और ये इंशाल्लाह इन फंड्स का बंदोबस्त भी फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान कर रही है और हम इसके लिए जनरेट कर रहे हैं। और ये इंशाल्लाह मैं आपको बता रहा हूँ कि इस साल के एंड में मुझे उम्मीद है कि मैं 12 से 15 करोड़ मैं इंशाल्लाह जनरेट कर चुका हूँगा, जो कि इस फेडरेशन के अलावा होगा। और यही पैसा हम अपनी रिसर्च के ऊपर लगाएंगे और यही काम हम करेंगे ताकि मुल्क आगे बढ़ सके। यही हमारा गोल है, यही हमारी तमन्ना है, यही हमारे बच्चों का फ्यूचर है और यही हमने काम करना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।